नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो कोट में आज बात कर रहे हैं, द हैप्पीएस्ट पीपल डोंट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो कहने का मतलब है कि जो अमीर और गरीब लोगों में अगर हम फ़र्क करें तो उनमें अगर हम देखें कि कौन ज़्यादा खुश है, तो ज़्यादातर आपको वही वही लोग नज़र आएंगे जो ज़्यादा गरीब हैं। उनके पास बेशक रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन उनके पास अगर कोई छोटा मोटा रिसोर्स भी हो ना, जो कि अगर कंपेयर करो अमीर लोगों के साथ, तो वो कुछ भी नहीं होगा उसके सामने, लेकिन फिर भी वो उससे एंजॉय कर लेंगे। चाहे आप बच्चों की एग्जांपल ले लो, जो गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए खिलौने पत्थर हैं। ओके, जो छोटी छोटी चीज़ें जो प्रकृति से मिल जाती हैं, तो उसी से वो एंजॉय करते हैं ज़्यादा। और जो अगर अमीर लोगों से अगर कंपेयर करें तो उनके पास आज के दौर में तो ज़्यादातर देखो जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स का ज़माना आ गया है, ठीक है, उसमें बच्चे जो है खुशी ढूंढ रहे हैं। तो फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ओके, जो अगर किसी इंसान के पास कम दिया हुआ है परमात्मा ने, तो वो उस कम में से ही ना बहुत बड़ी खुशी निकाल कर ले आता है। तो ये जो है ना, ये टैक्टिक्स, ये कला आपको आनी चाहिए। ये कला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ह्यूमन बीइंग में ये कला होनी चाहिए। तभी इंसान जो है ना पूरी ज़िंदगी खुश रह पाएगा और हर एक मोमेंट को एंजॉय कर पाएगा। तो आप भी फोकस करिए, अपने गोल के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी कैसे जीनी है, खुश रहना है, तो इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जो भी आपके पास अभी है उसको एंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास वो चीज़ जब आएगी तब मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ऐसी जो है ना, ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं रखना है, इससे बचिए। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखिए और आगे बढ़िए। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर और डेली एडिशन हम डिस्कस करते हैं रोज़। तो कोर्ट से शुरुआत करते हैं, कोर्ट के बाद एडिटोरियल डिस्कशन आता है, फिर एक स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल होता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टैक्स वाले पेज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं अच्छे से। फिर बाद में शीशे के सामने यहाँ पर 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलते हैं, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है शीशे के सामने जाकर। इकोनॉमी का एक कंसेप्ट डिस्कस होता है, फिर एक नक्शे को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और लास्ट में होता है जो मैंने क्वेश्चन पूछा होता है इसी नक्शे का, उसका मैं आंसर देता हूँ। जो मैंने कल पूछा होता है उसका आंसर होता है यहाँ पर। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस लेक्चर को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच, नो एक्ट ऑफ गॉड, एनएससी, हेयर आर सम क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। तो हुआ क्या है, कल बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी में एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, एक एरर आ गया, जिसकी वजह से 4 घंटे तक ट्रेडिंग नहीं हो पाई। और जब ट्रेडिंग नहीं हो पाई तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को धक्का लगा, उनका नुकसान हो गया। तो अभी इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, उसमें चर्चा की गई है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन जो है इसका निकल कर आ सकता है आने वाले समय में, और किन किन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर जो है वो देने होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स चलता है वो है निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स। ओके, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में मैक्सिमम जो है ना देश की 50 कंपनी जो है वही रजिस्टर हो सकती हैं। तो उस उन्हीं में से यहाँ पर जो है ट्रेड होता है, इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं और पैसा वापस खींचते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। और अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहाँ पर सेंसेक्स इंडेक्स होता है। तो और वहाँ पर मैक्सिमम 30 कंपनीज ही हैं जो रजिस्टर्ड हो सकती हैं, और उनका जो है आगे ट्रेडिंग होती है। और शुरुआत में यही बात कर रहे हैं ऑथर यहाँ पर कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा अपना गंवा लिया, क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 4 घंटों तक काम कर ही नहीं सका बुधवार को। और अभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा गया, पैसा लॉस हुआ उनको। तो अब उनकी जो नुकसान की भरपाई है वो कौन करेगा? तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर तो इन्वेस्टर्स की वजह से ये काम हुआ होता तो हम कह देते कि ये इसकी अभी जिम्मेदारी जो है अभी इन्वेस्टर्स की है, तो इन्वेस्टर्स जो है खुद से ही सब्र कर लेते कि चलो हमारी गलती से ये हो गया, तो चलो बात अलग है। अगर बात करें ब्रोकर्स की एंड की, मतलब कि दलाल की ओर से अगर गलती हो गई, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ, तो हम दलाल को बोल देंगे कि आप कंपनसेट करो अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करो कि आपकी वजह से नुकसान हो गया, पैसा बर्बाद हो गया।
लेकिन जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर गलती की वजह से लॉस होना शुरू हो जाए तो उसके रिगार्डिंग अभी कोई प्रोविज़न नहीं है अभी तक कि यहाँ पर कि एक्सचेंज जो है वो कंपनसेट करे इन्वेस्टर्स को कि आपका नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है मैं भरपाई करूँगा, तो इसकी अभी कोई प्रोविज़न नहीं है। ओके, दलाल के एंड पे भी है, इन्वेस्टर्स के अपने एंड पे भी है कि इन्वेस्टर्स को खुद ही समझ आ जाएगी हमारी गलती से नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर दलाल की गलती से नुकसान होता है तो दलाल जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे जो है कंपनसेट कर सकता है, लेकिन अगर एक्सचेंज की गलती से नुकसान हुआ है तो कोई प्रोविज़न अभी तक नहीं है। और अभी इसी बात का सोल्यूशन जो है वो निकालना है, आइडेंटिफाई करना कि क्या हल निकल कर आ सकता है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें एनएससी की, तो ये कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है पॉवर्टी लाइन के बिलो, मतलब कि यहाँ पर कोई गरीबी नहीं है, अच्छा खासा पैसा इसके पास है, जो पैसा जो है एज ए कंपनसेट करने के लिए यूज़ कर सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं EBIDTA की। तो EBIDTA का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब कि इनके पास जो अर्निंग्स आती हैं जहाँ पर ना कोई टैक्स लगा है, ना कोई किसी तरीके से एसेट का डेप्रिसिएशन हुआ है, ना इसके अलावा किसी तरीके का यहाँ पर अमोर्टाइजेशन हुआ है, मतलब कि कर्ज मुक्त यहाँ पर जो है ऋण इनको मिला हुआ है। तो यहाँ पर इससे इन सब चीज़ों से इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ है 2053 करोड़ के आसपास। और इनके पास जो प्रॉफिट और ऐड होता है, जब टैक्स ऐड होता है तो वो 1426 करोड़ का यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर ये डाटा अभी दिया गया है 2019-20 के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ऑथर की फिर क्यों ना ये एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाए अपना एक्सचेंज के लिए, जो कि इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उनको लगे कि अगर मैं फलानी एक्सचेंज में, खास तौर पर अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूं तो इसके पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, एक विश्वास और बढ़ जाएगा इन्वेस्टर का कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो और इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और इसको भी यहाँ पर बाद में सप्लीमेंट भी किया जा सकता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर जो है ये लेकर चलते हैं, अगर इनको भी कोई नुकसान होता है तो इससे जो आने वाले समय में गलतियाँ होंगी और जो लॉस होंगे उसको हम अच्छे से कंपनसेट कर सकते हैं अगर एक अलग से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया जाता है तो। और आगे बात कर रहे हैं कि दूसरा सवाल जो उठता है यहाँ पर कि हमारे देश का जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वित्तीय ढांचा है, उसका जो सबसे अहम हिस्सा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो समय समय में बार बार जो है टेक्निकल ग्लिचेस का यहाँ पर सामना उसको क्यों करना पड़ता है, बार बार ऐसी सिचुएशन उसके सामने क्यों आ रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कुछ आवाज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि टेलीकॉम फेलियर जो है वो हो जाता है। तो इसके बारे में भी जो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा कि क्यों हो रहा है टेलीकॉम फेलियर। तो यहाँ पर अगर बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये पहली बार नहीं है ऐसा कि यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस आई हैं। तो 2010 से लेकर 2021 तक काफ़ी समय ऐसी जो है प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा आगे बात करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है गलतियाँ देखने को मिल रही हैं, जो यहाँ पर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसको कि हम भारत का प्रीमियर स्टॉक एंड कमोडिटीज एक्सचेंज भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह की यहाँ पर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम जो है हमें सॉर्ट आउट करना होगा। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो सोफिस्टिकेटेड जो साइबर सबवर्जन है वो भी हम कर सकते हैं। अगर इस केस में हो सकता है कि ऐसा कुछ ना निकल कर आए या कोई साइबर अटैक वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन ना निकल कर आए, लेकिन एक थॉरो रिव्यू तो हम कर सकते हैं कि किस वजह से ये जो है बुधवार को फेलियर देखने को मिला। ओके, और जो पहले भी होता था उसका क्या रीज़न था। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड एंड सिस्टम जो है ना उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा, अकाउंटेबिलिटी बनानी होगी, और जिस तरीके का भी फेलियर निकल कर आता है प्रॉब्लम का सलूशन हमें निकालना होगा, और जिस पूरे के पूरे सिस्टम में हमें एक नई जान फूंकनी होगी जो कि आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि इकॉनमी वैसे रिवाइव कर रही है, नवजात बच्चे की तरह सिचुएशन है इकॉनमी की। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी 3 से 4 घंटों के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले समय में। तो हमें इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो टूटने नहीं देना है, उसको और बरकरार करना है और मजबूत करना है। वो तभी हो पाएगा जब ये छोटी छोटी जो फेलियर्स हैं इनको हम अवॉइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का जो लॉस है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी तरीके का डिसीजन हो, अगर ट्रेड को आपने एक्सटेंड करना है तो उसको आप एडवांस में ही कम्युनिकेट कर दो ब्रोकरेजेस को, दलालों को, जो कि अगर एडवांस में ही उनको पता चल जाए कि ट्रेड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे, तो उससे क्या होगा कि जो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो उनकी पोजीशंस है ना, तो उधर वो यहाँ पर उसको बंद करने के लिए नहीं दौड़ेंगे, उसको भी खुला रखेंगे। तो वहाँ पर ज़्यादा रश जो है ना
नहीं होगा कि हम उसको क्लोज कर दें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स की पोजीशन है, जो दलालों की पोजीशन है। कहने का मतलब एनएसई का इम्पैक्ट जो है वो बीएसई तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप एडवांस में मैसेज कन्वे कर देते हो दलालों को कि आप यहाँ पर जो ट्रेड है उसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, कोई तकनीकी खराबी आ गई इसकी वजह से। और आगे बात करें कि अगर ट्रेडिंग विंडो और इसके एसोसिएटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ट्रेडिंग में, तो अगर उनको शिफ्ट किया जाता है कुछ घंटों के लिए, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और ब्रोकरेजेस को पहले ही बता दिया जाता है और उनके मेंबर्स को भी जो है पहले बता दिया जाता है कि आप जो है अपनी पोजीशंस को ओपन ही रखें, आप अपना व्यापार बंद मत करें, तो इससे क्या होगा, जो डिसरप्शन होगी उसका लेवल जो है उसको कम किया जा सकता है। तो काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर इसी के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन उठता है, तो बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम है दो स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में, अगर उसमें कोई असमानता पाई जाती है तो क्या वो एक सिस्टमैटिक रिस्क होगा। ओके, इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं ऑथर। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेगुलेटर है, अगर हम सेट ऑफ लॉस लेकर भी चलें कि क्या कानून होगा अगर कोई ऐसा हो जाए, ऐसे टेक्निकल ग्लिच हो जाएंगे, तो क्या कानून होगा जिसके तहत इन्वेस्टर्स को जो है हम यहाँ पर कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर कानून की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो इससे भी बड़ी बॉडी है। ओके, तो रेगुलेटर है हमारे पास, तो उस रेगुलेटर का नाम क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका काम है कि मार्केट की सिचुएशन को उसका सुपरविजन करते रहना, उसको सही करना, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो वहाँ पर जो है अपने आप को जो है इंटरवीन करना आगे आकर और करेक्शन करनी है वहाँ पर। तो यहाँ पर सेबी की ही बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर आगे आना चाहिए था। तो सेबी उस समय कहाँ थे जब ऐसा सिचुएशन पैदा हुई, और उसके बाद भी सिचुएशन पैदा होने के बाद भी कोई भी जो बयान जो है सेबी की तरफ से नहीं आया है कि अभी क्या करेंगे, जो जब भी अगर फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या सोल्यूशन होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर ये सेबी का दायित्व है कि इसके बारे में सोचें और सही जो सोल्यूशन है उसको निकाल कर लेकर आगे आए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम तो हमें पता है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो क्या इन दोनों एक्सचेंजेस के अलावा भारत में कोई और एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है, तो अगर करती है तो उनका क्या नाम है और कितना नंबर है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लीवरेज टेक फॉर माइग्रेंट्स सेक। तो कहने का मतलब जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको आप लीवरेज दो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा उनको दे सकते हो वो देने की कोशिश करो। तो इसी के रिगार्डिंग बात करें स्टार्टिंग में, जो हमारा नीति आयोग है जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी कहते हैं, तो नीति आयोग जो है उसने एक सब कमेटी बनाई हुई है जो यहाँ पर एक नेशनल एक्शन प्लान जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उसको यहाँ पर ड्राफ्ट करने का काम कर रही है, तो उसको बना रही है। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि थॉरोनेस बहुत ज़रूरी है रेदर दैन स्पीड, मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर कोई समय काल दे दिया कि आपने इस बिल को, इस प्लान को इसी समय काल के अंदर जो है ड्राफ्ट करना है, लेकिन अच्छी बात है आप ड्राफ्ट करो उसी समय काल के अंदर, लेकिन उसमें थॉरोनेस रखो, मतलब कि हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ो, समझो और फिर उसको प्लान करो। और इसमें ये चीज़ के ऊपर फोकस मत करो कि हमें स्पीड से ही काम करना है और बेशक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आप उनको जो है पीछे ही छोड़ दो। तो इस रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपका थॉरोनेस जो है ना, कि अच्छे तरीके से प्लान तैयार हो, उसके ऊपर गोल होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो उनके लिए जो भी लॉ बनाए गए हैं भारत के द्वारा, तो जितने भी लॉज हैं तो वो यहाँ पर एक टूथलेस की तरह, मतलब कि टूथलेस प्रूफ हुए हैं, मतलब किसी काम नहीं आए हैं वर्कर्स के लिए, वेलफेयर के लिए। खासतौर पे जो अगर कोविड-19 के क्राइसिस का समय देखें तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर लेबर लॉज हैं तो उनको फ़ायदा यहाँ पर उनकी वजह से होना चाहिए था, लेकिन कोई फ़ायदा वेलफेयर में नहीं पहुँच पाया है अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स को। और उसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि अभी समय ऐसा आ गया है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो वो भी अपने आप को डिजिटाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज की डेट में मैक्सिमम सबके पास मोबाइल फ़ोन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। कहने का मतलब है कल को हमने अगर पहचान करनी है कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो थ्रू मोबाइल फ़ोन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो मोबाइल फ़ोन है, डिजिटाइजेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज को भी हम डिजिटाइजेशन के थ्रू जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक नया जो प्रोविज़न जो है, नई पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर कर सकें और उनके जो एडवांसिंग राइट्स हैं
वो उनको प्रोवाइड कर सके सही समय पर और सही समय रहते, और उनको जो सिचुएशन है उसको हम समझ पाएँ। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो सब कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग अदारों से यहाँ पर मेंबर बनाए गए हैं, जैसे कुछ अलग अलग जो मंत्रालय है वहाँ से मेंबर लिए गए हैं। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली काम कर रही हैं माइग्रेंट वर्कर्स के सेक्टर में, तो उनके मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे सब कमेटी में। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर है वो आएंगे। तो मतलब कि काफ़ी चेहरे जो है ना वो मिलाकर जो है ये सब कमेटी को बनाया गया है। और आशा की जा रही है कि अगर कोई भी प्लान ये तैयार करेंगे तो सब जगह से जो है ना राय ली जाएगी और फिर जाकर जो है प्लान को जो ड्राफ्ट किया जाएगा अच्छे से। और जो सब कमेटी है यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े डिसीजन भी लेगी, खास तौर पे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया जाए लेबर कोड्स के तहत और उनके रूल्स के तहत। जो लेबर कोड कहते हैं तो उनको जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाए लेबर कोड में, जो भी सुविधा मिलती है वो भी माइग्रेंट वर्कर्स तक भी पहुँचे। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एक डिसीजन के ऊपर डिसीजन जो है ले सकते हैं टू हैव ए ऑल इंडिया राशन कार्ड। ओके, मतलब ऑल इंडिया राशन कार्ड जो है इसकी नई यहाँ पर जो है एक फिजिबिलिटी जो है वो तराश रहे हैं आने वाले समय में कि इसके ऊपर काम किया जाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर प्लान कर रही है कि कैसे जो है अफोर्डेबल रेंटल होम जो है वो प्रोवाइड कर सके हम माइग्रेंट वर्कर्स को जो किसी और राज्य से आए हैं काम की तलाश में, किसी दूसरे राज्य में जहाँ पर काम मिल रहा है लेकिन रहने में कठिनाइयाँ आती हैं हमेशा माइग्रेंट वर्कर्स को। बहुत बड़े पैमाने पर भी आप दिल्ली जैसे शहर में भी देखोगे तो फुटपाथ के ऊपर ही लोग सो जाते हैं। तो अभी भारत सरकार जो है अभी कोशिश कर रही है, प्लान कर रही है कि रेंटल होम्स मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में जो कि एक माइग्रेंट वर्कर पे कर सके तो उनको प्रोवाइड किए जा सके, जो कि अच्छी सुविधा उनकी हो और अच्छे तरीके से वो आगे ग्रो करें। और आगे बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस को इंश्योर करना, हेल्थ केयर की जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करने की एक तरह की सोशल सेफ्टी प्रोवाइड कर सके माइग्रेंट वर्कर्स को। इसके अलावा आगे बात करें कि जब भी वो एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर ट्रांसफ़र करते हैं किसी और जगह, तो उनको जो है ना उनकी जो हेल्थ प्रोटेक्शन है वो मिलती रहे, वो कंटिन्यू होते रहे, उसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स हैं वो बढ़ें, जहाँ वो रिटायरमेंट सेविंग होना शुरू हो। और आगे यहाँ पर बात करें जो उनके प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना। तो ये सब चीज़ें जो है ना भारत सरकार के लिए काफ़ी बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना है और इनकी हमें सोल्यूशंस निकालने हैं। ओके, तो मिनिमम वेज भी इंश्योर होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो भारत में मिनिमम वेज चल रही है वो है 176 रुपये पर डे के हिसाब से। ओके, तो इस पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि महीने का कितना बनता है। तो ये मिनिमम वेज है जो भारत में अभी दी जा रही है माइग्रेंट वर्कर को। तो अभी इसको इंश्योर करना है ओके कि ये मिनिमम मिले, कम से कम इससे कम ना चले जाए। तो अभी चलो अलग अलग राज्यों के ऊपर ये डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पर थोड़ा ये एवरेज निकल कर आ रहा है मिनिमम वेज। अलग अलग राज्यों के हिसाब से कहीं पर ज़्यादा भी है, कहीं पर कम भी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है भारत सरकार को। और ये एक टफ चैलेंज है क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पर लेबर फोर्स है हमारे पास और सभी लेबर फोर्स को सभी तरह की सोशल बेनिफिट भी मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी मिले, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हों और उनको जिस तरीके की भी फैसिलिटी मिल रही है और एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं वो फैसिलिटी कंटिन्यू रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो इन सब प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन ढूंढना है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी फोकस करना होगा। और आगे बात करें कि जो ओवरऑल लेबर कोड्स हैं अगर इनमें कुछ तब्दीली करते हैं तो जो यहाँ पर परिकल्पना जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो मिनिमम वेज है सबके लिए और जो रिटायरमेंट सेविंग है खासतौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, तो इनके ऊपर हम फोकस करें कि इनकी रिटायरमेंट सेविंग भी बने और जो इनका मिनिमम वेज जो है वो भी अश्योर हो। तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कौन से होते हैं? जो यहाँ पर देखो जो अपना कोई इंडिपेंडेंट काम चला रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को मिलता है उनको अलग अलग, जैसे यहाँ पर सेविंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, उनकी सेविंग्स मिलती हैं उनको अलग अलग, यहाँ पर जैसे पेंशन बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपने दम पर ये चला रहे होते हैं और ना ही इनका कोई अच्छे पैमाने पर कोई रिकॉर्ड जो है भारत सरकार के पास होता है कि एक्चुअल में इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो अभी भारत सरकार सोच रही है कि इसके ऊपर भी फोकस हम करें, इसका भी एक डाटा तैयार करें कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में कितने एम्प्लॉयज जो है काम करते हैं। तो कोई भी, जैसे आप देखो कोई जो ठेला लगा रहा है, ठीक है, तो सारा का सारा ये इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। जो मंडी में गया सब्जी लेकर आया, ठीक है, ठेला लगाया, सब्जी बेचनी शुरू कर दी, हो सकता है कि उसने और भी बंदे को एम्प्लॉयड किए हों अपने इस काम में, और इसी तरीके से उस ठेले वाले को
किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओके, और इसी तरीके से अगर कोई दुकान चला रहा है तो वो अपनी दुकान के बेस के ऊपर ही काम कर रहा है। ओके, जो उसको वहाँ से रेवेन्यू आएगा, जो भी उसको बचेगा, तो वो उसकी सेविंग होगी। लेकिन इसके अलावा कोई सेविंग, इसके अलावा कोई जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल सेम सिचुएशन गिग वर्कर्स के साथ भी है। तो गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? ये एक तरह के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं किसी भी कंपनी के डिमांड के ऊपर। तो कंपनी अगर कोई डिमांड करे कि आप हमारी क्लाइंट को सर्विस दो, तो ये सर्विस देते हैं। तो ऐसे वर्कर्स को हम गिग वर्कर्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ओला है, उबर है, तो ये टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनीज। तो क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो मैसेज करता है ओला को। ओके, तो फिर ओला जो है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जो है डिमांड करती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो यहाँ पर जो टैक्सी चालक होता है, ओके, जो वो ड्राइवर होता है, तो फिर वो पहुंचता है अपने क्लाइंट के पास। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, तो ये गिग वर्कर हम उसको बोलेंगे। और इसी तरीके से इसको और भी जगह पर आप इस्तेमाल इस एग्जाम्पल को कर सकते हो। तो इनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो इनको बेनिफिट मिलने चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। इनकी भी मिनिमम वेज अश्योर करनी है, रिटायरमेंट सेविंग जो है वो भी अश्योर करनी है। और ये जो आइडियाज़ है ना, इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी लेकर आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आगे बात करें कि जो हेल्थ केयर प्रोविजनिंग है उसको आप बिल्ड करो, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे जो वर्कर्स हैं अपने बेनिफिट्स को असेस कर सकते हैं अंडर आयुष्मान भारत मिशन। अगर वो किसी और राज्य में चला गया है तो ओके, किसी और राज्य का था, ठीक है, वहाँ पर उसने सब्सक्राइब किया था उस मिशन को, लेकिन अभी काम के चलते किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा, तो वहाँ पर उस स्कीम को, उस प्रोग्राम को वो कैसे सब्सक्राइब करेगा? तो इसका आंसर दीजिए। ओके, दूसरा यहाँ पर राइट टू वोट की बात कर रहे हैं कि इसको सिक्योर करके चलो। जहाँ तो जिस जगह पर वो वोटर गया है, नई जगह पर, जिस जगह पर वो माइग्रेट वर्कर चला गया है, तो उसको आसपास का जो उसका लोकल रेजिडेंस है, उस वहाँ पर जो वोटर लिस्ट है वहाँ पर उसका नाम डाल दो। कहने का मतलब वहाँ का वोटिंग राइट दे दो उसको। और जहाँ फिर जो भी उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस भी राज्य से वो आया है, तो उसको वहाँ वोटिंग करने के लिए रिमोट वोटिंग की जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर दो। तो रिमोट वोटिंग ये सुविधा जो हमारे जो लोग सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं, खास तौर पर जैसे आर्मी में है, ठीक है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी में है, जो अपने घर, जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, तो वहाँ पर ऐसा राइट उनको मिलता है। तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से माइग्रेट वर्कर्स को भी इस तरीके का राइट आप दे सकते हो, जहाँ तो लोकल रेजिडेंस की वोटर लिस्ट में नाम डाल दो, और या फिर उनको अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने का राइट दे दो थ्रू रिमोट वोटिंग। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो पोर्टेबिलिटी है और जो कनेक्टिविटी है, ओवर ए बिलियन मोबाइल फ़ोन नंबर्स, मतलब कि 100 करोड़ से ज़्यादा जहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं भारत में। ओके, तो अभी हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है, पेमेंट है, ये भी जो है इसका काम चल रहा है। जो इसको सिम अलॉट हुई है, तो वहाँ पर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हुआ, तभी इनको सिम अलॉट हुई है, तभी फ़ोन नंबर्स मिले हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाना है। तो ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि हमारे पास अभी एबिलिटी है कि रूटीनली जो है ना हम नज़र बनाए रख सकते हैं जो हमारा नेशन वाइड डाटा बेस है, ताकि जो कि हम इन माइग्रेट वर्कर्स को अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके, जो इनका वेलफेयर बनता है वो उनका हिस्सा जो है इनको हम समय रहते प्रोवाइड कर सके। तो इसी को लीवरेज दो, इसको ऊपर उठाओ और इसका इस्तेमाल करो इन टेक्नोलॉजीज़ का। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लीवरेज करने की बात कर रहे हैं कि जो फ़ायदा इनके तक पहुँच सकता है उस फ़ायदे को यहाँ पर पहुँचाओ और टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की और बात कर रहे हैं मेक डेट विड्रॉल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन की गई है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में बात कर रहे हैं कि अभी 5 डिकेड्स हो चुके हैं जब से हमने अपने बैंकों को उनको नेशनलाइज किया था। तो 1969 में पहली बार जो थे कुछ बैंक इंदिरा गांधी की सरकार में नेशनलाइज हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें कि अगर हम चाहें कि जेनी को दोबारा जो है बॉटल में डाल दें तो वो अभी डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो पहले ये प्राइवेटाइज ही थे, उसके बाद इनका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सरकारी हो गए। तो अब दोबारा सरकार जो है इनको प्राइवेटाइज करने के ऊपर फोकस कर रही है। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पर बात आगे कर रहे हैं कि इट इज़ इम्पेरेटिव दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज अप ऑन इट्स बजट 2021 अनाउंसमेंट एंड प्रोग्रेसेस टुवर्ड बैंक प्राइवेटाइजेशन। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो अप कर रही है अपने बजट अनाउंसमेंट्स को, जो कि अभी 1 फरवरी 2021 को अनाउंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो अभी वहाँ पर यही बात की थी कि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, बैंकों को प्राइवेटाइज करना है। और 2 बैंक अभी इस साल प्राइवेटाइज करने हैं और एक यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी थी जिसको प्राइवेटाइज करना था, जो यहाँ पर टारगेट है भारत सरकार का। और उसी के रिगार्डिंग 4-5 बैंक हैं जो भारत सरकार ने
अभी जिनकी लिस्ट बनाई है, और उन्हीं चार पांच बैंकों में से जो है कि कोई 2 बैंक चुने जाएंगे जिनको इस साल प्राइवेटाइज किया जाएगा। और जो यहाँ पर न्यूज़ में सुनने को आ रहा है उसमें फॉर एग्जांपल बात करें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बैंक है जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम बात करें किसी फाइनेंशियल सेक्टर की और उनको रिलेट करें किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, तो वहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, वहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर प्राइवेटली डोमेस्टिक और जो फॉरेन बैंक होते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा शेयर रहता है। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर लो, चाहे यूएस की बात कर लो, चाहे यूके की बात कर लो, तो यहाँ पर ज़्यादा शेयर जो है ना प्राइवेट बैंकों का ही है, जो डोमेस्टिक बैंकों का है या फिर फॉरेन बैंकों का है। सरकारी बैंकों की लिमिट ना के बराबर है इन देशों में। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को ये मानकर आगे बढ़ते हैं और इसी को सही समझते हैं ये लोग। और आगे यहाँ पर बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आप एक्सेप्शन दे सकते हो, नोटेबल एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल अगर चाइना की बात करें तो चाइना में ज़्यादातर जो बैंक है वो स्टेट कंट्रोल है, चाइना की सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जहाँ पर 4 बड़े बैंक हैं चाइना में जिनको चाइना की सरकार ही कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर तो अगर मैं बात करें जो ज़मीन है उसके ऊपर भी सरकार का ही कंट्रोल है चाइना में। वहाँ पर आम लोगों के ऊपर जो है ना, आम लोग ऑनरशिप नहीं है आम लोगों की, ज़मीन की मालिक सरकार है चाइना में। और जब चाहे वो जहाँ पर भी आप रह रहे हो, तो अगर सरकार चाहे कि मैंने यहाँ पर कोई इंडस्ट्री का प्लांट लगाना है तो आपको वहाँ से उठना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से चाइना में सरकार चलती है। लेकिन भारत में थोड़ा उलट है, भारत में हर एक इंडिविजुअल के पास जो है ऑनरशिप है अपनी लैंड की। तो यहाँ पर इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था हमारा, लेकिन बाद में हटाकर इसको एक लीगल राइट दे दिया गया था आर्टिकल 300A के तहत। तो अभी लीगल राइट में ऐसा है कि अगर कोई बाईपास निकल रहा है, कोई सड़क बनानी है, तो अगर आपकी ज़मीन बीच में आ गई तो आपको देनी पड़ेगी और आपको उसका पैसा मिल जाएगा, जो भी उसका मुआवजा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे देश में अगर आगे बात करें तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वो यहाँ पर स्टेट और बैंकों के साथ भरा पड़ा है। मतलब कि ज़्यादातर जो जितने भी बैंक आप देखने को मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं। प्राइवेट बैंकों का शेयर भारत में बहुत कम है। और इसी के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात करें तो LIC सरकारी कंपनी है, तो उन्हीं का दारोमदार ज़्यादा है भारत में। और जितना टोटल एसेट निकल कर आता है बैंकों का, बैंक एसेट्स का, तो $2.52 ट्रिलियन का है भारत में। और इसमें से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर है वो है $1.52 ट्रिलियन का, जो कि 60% बनता है पूरे देश में। और इसमें से भी ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पर 75% से ज़्यादा की यहाँ पर गवर्नमेंट ऑनरशिप है। ओके, इसके अलावा जो बचती है 25 वो प्राइवेट है। और इसी के चलते ऐसा होता है ना, जब गवर्नमेंट का शेयर 75 है, जो प्राइवेट होगा तो वो जो है प्राइवेट के पास जाएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करूँ, तो उसको भी सरकार चाह रही थी कि मैं आपको आपको मर्ज कर दूं, मैं जो आप छोटे बैंक हो आपको बड़े बैंक में मर्ज कर देती हूँ। लेकिन जो उस बैंक का बोर्ड था वही नहीं माना, उसने कहा कि हमने मर्जर नहीं करना है, हम जो है आपके शेयर खरीद लेते हैं, तो हम जो है अलग से प्राइवेटाइज हो जाते हैं। तो वो इस राह पे चल पड़ा, तो वो अलग से प्राइवेटाइज हो रहा है। तो इसी तरीके से जो बाकी बैंक हैं उनके ऊपर भी सरकार का फोकस है कि प्राइवेटाइज करें उनको। और आगे बात कर रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो किसी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो एज ए इंटरमीडिएट्स ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं कैपिटल एलोकेशन, पैसा मुहैया करवाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, पैसा बनाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं अपनी जो पर्सनल फाइनेंस और कॉमर्स जो है, ठीक है, इसको यूज़ करके। और इसके अलावा जो कंपटीशन है बैंकों में, ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन को कि जो बैंकों की लैंडिंग एक्टिविटीज़ है ना वो सही मायने में आगे बढ़ती रहे। तो आप कंपेयर करो सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों में, तो काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा भारत में ही। तो प्राइवेट बैंकों की इतनी ख़राब हालत नहीं है, बिल्कुल वो अगर लैंडिंग कर रहे हैं ना बिल्कुल सोच समझ कर कहाँ पर लोन देना है और कहाँ से उनको रेवेन्यू आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, तो फिर वो लोन देते हैं। सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जब हम बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर असेसमेंट करते हैं, यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव जो है बैंकिंग प्रणाली बनाते हैं, खासतौर पे अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें, अच्छा खासा उनके पास क्रेडिट है, तो अगर बोरोवर्स को यहाँ पर गाइड भी वो अच्छे से कर रहे हैं, तो लैंडिंग डिसीजन अच्छे से ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी जो जितना डिमांड में हो तो उस हिसाब से यहाँ पर लोन के ऊपर ले रहे हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा जो है अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को, कैपिटल को एलोकेट कर पाते हैं और काफ़ी एफिशिएंसी निकल कर आती है यहाँ पर।
लेकिन अगर बात करें जो स्टेट ऑनरशिप जो यहाँ पर होती है, जो सरकारी बैंक होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा डिसिप्लिन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। खासतौर पे क्या होता है कि ज़्यादातर सरकार ही क्या करती है, इनसे अपने पब्लिक सेक्टर बैंकों से काफ़ी जो है ना अनवाइबल लोन्स ले लेती है। ओके, तो काफ़ी निचोड़ लेती है। कई बार ऐसा होता है, हालांकि कई बार सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है वेल इंटेंशन मैनर में कि आपको इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी बैंकों की सिचुएशन इतनी खास अच्छी नहीं हो पाती पीएसबीज की, और फिर वो क्या करते हैं, वो जो भी लोन आगे किसी और बोरोवर को देना चाहते हैं ना, किसी भी बिजनेस डे में या बिजनेस में, तो वहाँ पर ब्याज बहुत बढ़ा देते हैं। मतलब कि जितना मार्केट में रेट चल रहा होता है उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो एवरेज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से बोरोवर के ऊपर ही जो है सारा बर्डन जो है आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हर्डल रेट होता है रिटर्न का बोरोवर का, वो बढ़ जाता है। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है मैक्रो लेवल पर पूरी इकोनॉमी में। तो जिसका रिजल्ट जो निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है, लोन बाद में वापस ही नहीं हो पाता, और वही लोन जो है बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, जहाँ बैड लोन बन जाते हैं। फिर उन्हीं बैड लोन का सोल्यूशन निकालने के लिए भारत सरकार को अलग से यहाँ पर प्रपोजल लाना पड़ता है कि एक बैड बैंक बनाते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर प्राइवेटाइजिंग करनी है हमने पब्लिक सेक्टर बैंकों की, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगी। ओके, तो उसको समय लगेगा। तो यहाँ पर जिस भी तरीके का यहाँ पर सिचुएशन बनानी है, तो हमें उस सिचुएशन को बनाकर आगे बढ़ना होगा। तो क्या सिचुएशन की बात करें कि हमें यहाँ पर एक फंडा अपनाकर चलना होगा कि एक साल में कम से कम 2 जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको हम प्राइवेटाइज करते चलें, और इसी से यहाँ पर जो है आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करें। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर की मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं कि हम कैसे जो है सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक अगर प्राइवेटाइजेशन होता है उसका फायदा क्या होगा, तो उससे यहाँ पर बात करें कि सबसे पहली बात तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होगी। ओके, गुड गवर्नेंस चाहिए और सफिशिएंट कैपिटल चाहिए, ता जो कि आप इंश्योर कर सको सॉल्वेंसी, और लास्ट में चाहिए पब्लिक कॉन्फिडेंस अगर आपने किसी बैंक को यहाँ पर प्राइवेटाइज किया है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, उसके बाद गुड गवर्नेंस चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल मतलब कि पैसा चाहिए, पैसा ना खत्म हो जाए मार्केट में, लिक्विडिटी ना खत्म हो जाए बैंकों के पास, तो वो पैसा होगा तभी आगे बात बन पाएगी। और पब्लिक कॉन्फिडेंस चाहिए बैंकों के प्रति, खासतौर पर अगर कोई बैंक प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो देखो, आमतौर में जो अभी पब्लिक सेक्टर बैंकों की अगर बात करूँ ना, तो लोगों का उसमें भरोसा है। क्यों भरोसा है कि अगर पैसा वहां पर जमा करवा दिया ना, तो पैसा सिक्योर्ड होगा। सरकार ने पैसा लिया है हमसे, सरकार को डिपॉजिट किया है हमने, तो अगर बैंक में किसी भी तरीके का भी कुछ भी होता है, दिवालिया होता है, जहाँ बैंक में लूट हो जाती है, तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जो यहाँ पर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, तो ये भी एक प्राइवेट बैंक है। तो अभी जब ये फेल हुआ, तो जब जिन भी डिपॉजिटर का पैसा था यहाँ पर, वो वापस नहीं मिला है अभी तक। ओके, तो ये सिचुएशन अभी तक बनी हुई है। हालांकि उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपना कंसोर्टियम बनाकर आ रहे हैं कि हम इस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको दोबारा से सुरजीव करेंगे, तो वो अलग बात है वो। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चाहिए अगर कोई भी हमने बैंक को प्राइवेटाइज करना है। तो यहाँ पर अगर किसी भी पीएसबी को अगर हमने प्राइवेटाइज कर दिया है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना, वो अपने आप जो है वहाँ पर कंपटीशन जो है अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा? क्योंकि जितने भी यहाँ पर मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको अभी तक कौन कंट्रोल कर रहा है? मेजॉरिटी ऑनरशिप किनके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जब ये मेजॉरिटी ऑनरशिप प्राइवेटाइजेशन की ओर चली जाएगी, तो फिर कॉम्पिटिशन बढ़ना ही है। ओके, तो अगर सही से काम होगा तभी जो है आगे बढ़ेगा। अगर किसी तरीके का भी फ्लॉ पाया जाता है, ठीक है, तो जो भी कंपनी होगी, जो भी यहाँ पर मालिक होगा, तो उस तरीके से एक्शन लेगा और अपने आप को पहले बचाने की कोशिश करेगा, ना कि अपने आप को दिवालिया होने की यहाँ पर बढ़ने देगा कि चलो कोई बात नहीं, लोन बांटते चलो, कल को दिवालिया हो गए कोई बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन कोई भी प्राइवेट ओनर नहीं देखना चाहता है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन लेके फूक फूक कर कदम रखेगा। और इसके अलावा अगर आरबीआई की बात करें, तो उसके पास भी अथॉरिटी है कि रेगुलेट करना है, उसका काम ही रेगुलेट करना है कि बैंकिंग प्रणाली को अच्छे से जो है इक्विटी कैपिटल मिलता रहे, उसको मॉनिटर करते रहना है। और प्राइवेटाइजेशन से ये जो उसकी अथॉरिटी है वो डाइल्यूट नहीं होने वाली है, वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे आज चल रही है सरकारी बैंकों के प्रति। तो यहाँ पर ये अगर हम कहें कि एक तरह का बाधा डाल देंगे प्राइवेटाइजेशन, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितनी कैपिटल की सप्लाई चाहिए नई बैंकिंग एंटाइटी में, वो चलती रहेगी। जैसे पहले प्रणाली चल रही है बैंकों की, वो वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में एनपीएस की गिनती काफ़ी कम हो जाए। और आगे बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो एक शेड्यूल अनाउंस कर सकती है कि कैसे वो जो पीएसबी के शेयर्स जो है उनको सेल करेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर अगर एक बार कोई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है, तो उसमें बहुत तरह के इन्वेस्टर्स जो है आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आ सकते हैं,
पेंशन फंड इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आ सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। और इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं, और वो भी इस पीएसबी में, जो कि अभी प्राइवेट हो चुका है, तो उसमें शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। तो इसकी मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, लक्ष्मी विलास बैंक। ये चेन्नई बेस्ड एक बैंक था भारत का, और पिछले साल ही क्या हुआ, सिंगापुर का एक बैंक था जिसने इसके सारे शेयर खरीद लिए और यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इसकी भी, लक्ष्मी विलास बैंक की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, तो वो पूरा का पूरा स्टेक, इंक्लूडिंग जितनी भी ब्रांचेस हैं लक्ष्मी विलास बैंक की भारत में, तो वो सभी ब्रांचेस की अभी जो है स्टेक पूरा का पूरा सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है जिसने यहाँ पर इसको खरीद लिया है। तो इसी तरीके से बाकी शेयर जो है, जो हमारे बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये, अगर ये वाला तरीका अपनाया जाता है ना, ये लो कॉस्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और इकोनॉमिकली एफिशिएंट रहेगा इस मायने में। तो यहाँ पर अगर कोई शेयर्स की सेल की जाती है प्रेवलेंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से, ओके, तो शील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बचाया जा सकता है कि उसका क्रिटिसिज्म ना हो कि आपने अंडर प्राइसिंग कर दी है, अपना फेवरेटिज्म दिखाया है, किसी अपने चाहने वाले को आपने जो है शेयर्स बेच दिए हैं, ओके, तो आपने क्रोनी कैपिटलिज्म का फंडा अपनाकर चला है। तो इस तरीके से अगर शेयर्स को ओपन कर देती है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो यहाँ पर अगर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट आती है अलग अलग इन्वेस्टर्स की, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिसके हमने अभी यहाँ पर बात की है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर रहेगा, खर्चा कम आएगा, और सही मायने में जो है यहाँ पर जितना शेयर बनता है, जिस तरीके से बैंक चलना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर आगे बात आएगी, जो नए शेयर होल्डर्स होंगे उनको एक रिस्पॉन्सिबल बोर्ड चुनना होगा, जहाँ जो कि प्रोफेशनली जो है मैनेजमेंट हो सके, किस तरीके से उस प्राइवेट बैंक को चलाना है। और अभी के लिए अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट मैनेजर्स हैं पीएसबीज के, ठीक है, तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंस और टैलेंटेड बैंकर्स हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम एज ए मैनेजर और डायरेक्टर्स जो है वो लगा सकते हैं प्राइवेटाइज्ड बैंकों में। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो यहाँ पर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और ता जो कि अच्छे तरीके से वो अपनी मैनेजमेंट को वो गवर्न कर सके, इन्वेस्टर्स का भरोसा जता सके, उनको इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर ही डिसीजन लेना है, ओके। तो यहाँ पर इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि उनको कुछ कंपनसेशन मिल सकती हैं अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर वो यहाँ पर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे, तो उस हिसाब से। और आगे बात कर रहे हैं कि एक कंसर्न निकल कर आ रहा है कि अगर हम पीएसबी के शेयर्स को मार्केट में किसी इंडस्ट्रियल हाउस को बेचते हैं, तो उससे जो है ना एक कन्फ्लिक्टिंग, यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। जो यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक जो है वो इंडस्ट्रियल हाउस का जो यहाँ पर जो मेंबर होगा वो ले जाएगा, और जो यहाँ पर बाकी शेयर होल्डर्स होंगे तो वही उनको उसके नीचे आकर काम करना होगा। तो कहने का मतलब है जो हिस्ट्री है वो ये बात कह रही है कि इंडस्ट्रियल हाउस की ऑनरशिप अगर बैंकों में रहती है तो फिर कन्फ्लिक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, झगड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में जो है वो प्राइवेट बैंक जो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि इस चीज़ से हमें परहेज रखना है। इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जो यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो आप, अगर मैं टाटा की बात कर लूँ, अंबानीज की बात कर लूँ, बिरलास की बात करूँ, तो वो भी तो आसानी से बैंक का पूरा यहाँ पर स्टेक खरीद सकते हैं, तो अपने नाम से उस प्राइवेट बैंक को खोल सकते हैं। तो उनको यहाँ पर परहेज करना है। ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर ऑथर दे रहे हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं ना, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऊपर फोकस दे के बैंक चलाओ, ओके। तो जो इंडस्ट्रियल हाउस है उनको एक साइड पे रखो। तो ये इस कंसर्न की बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो प्राइवेटाइजिंग है फाइनेंशियल सेक्टर की, तो इंडिया में इसको यहाँ पर हमें स्ट्रेंथन करना है। तो अगर ये स्ट्रेंथन होती है तो हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी, और आसानी से जो है ना ट्रांसमेटली और क्विकली जो है हमें यहाँ पर अपने पीएसपी के जो शेयर है हम उसको बेच पाएंगे मार्केट में। और यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बायर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी यहाँ पर माइक्रो मैनेजिंग नहीं करनी है, उनका ध्यान रखना है, ओके। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो प्राइवेटाइजेशन है आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी भारत में स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम्स हैं, ठीक है, जो आने वाले समय में बैंक की लीडरशिप संभालेंगी, ठीक है, इनको भी अच्छा खासा बूस्टअप मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जिस तरीके से भी इकॉनमी आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और बैंक दिवालिया नहीं होने चाहिए, तो ये सिचुएशन जो है इकॉनमी की आने वाले समय में बन सकती है अगर हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं बैंकों को। तो यहाँ पर अच्छा उदाहरण जो है, अच्छा कार्य जो है यहाँ पर ठहराया गया है ऑथर की तरफ से। तो ऑथर कौन है इस आर्टिकल के? ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एट MIT, ओके। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर यूएस का ये इंस्टीट्यूट है, तो काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है जहाँ से
जहाँ पर ये प्रोफेसर हैं और उन्होंने ये यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा, तो काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझने को, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस आर्टिकल को सुनने के बाद। सो देखिए, कमेंट जरूर किया करिए जब भी आप आर्टिकल सुन रहे हो। अगर आपको आर्टिकल अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर दिया कीजिए। तो आगे जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर पर स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये नया एडिटोरियल है, थोड़ा छोटा सा यहाँ पर एक सिनेरियो है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब है कि लोगों ने अपने खर्चे में कटौती करनी शुरू कर दी है। जो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है ना, उसके ऊपर अभी खर्चा कम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये एजेंसी है जिसने ये डाटा इकट्ठा किया, सर्वे किया, उसका नाम है यू गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 3/4 मतलब 3/4 जो इंडियन अर्बन इंडियंस हैं, वो अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अपने जो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है उसके ऊपर फ्यूचर में। तो यहाँ पर 17 ग्लोबल मार्केट्स की जो है स्टडी की गई है, सर्वे किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यही ट्रेंड जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज है वहाँ पर, जहाँ पर 2/3 जो यहाँ कंज्यूमर्स है वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि अपने खर्चों में कटौती करनी है। तो ये आप जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है आप देख सकते हो कि जिन्होंने नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग जो है वो कम कर दी। कहने का मतलब नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग मतलब जिसकी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ को खरीद लेना, तो उसके ऊपर ज़्यादातर कंज्यूमर फोकस करते रहे हैं। तो अभी इस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि चलो हमें जहाँ पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर ना करें, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करें। तो उसके रिगार्डिंग डाटा है, तो अलग अलग देशों का परसेंटेज के हिसाब से क्या क्या डाटा ये आपके सामने, तो इसको आप रोक कर अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अभी समय है एक स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल डिस्कस करने का, आवर सोल एंड रीबर्थ। सो देखिए, जब मैं ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसकी वजह है डिस्कस करने का, तो इसको ज़रूर सुने। ये आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं। तो ज़िंदगी कैसे जीनी है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें, ज़रूर सुने एक बार। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है उनको वो अनअवेयर रहते हैं कि अपनी आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, अपनी पूरी लाइफ जर्नी के दौरान कि क्या होता है मृत्यु के बाद। और यहाँ पर मेडिटेशन एक ऐसा गाइडिंग पाथ है जो आपको आपके फाइनल गोल तक पहुँचा सकता है और आपकी जो है ना डेथ के बाद कैसी लाइफ होगी उसको इमेजिन करवा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग बात करने की, इसके लिए आपको बैठना होगा कि ऐसी जगह पर जो जहाँ पर शांतमय का वातावरण हो और आपने आपको डिटैच करना होगा अपने आप से, और जितने भी आपके अंदर जो है थॉट्स निकल कर आ रहे हैं, विचार निकल कर आ रहे हैं वहाँ से। और यहाँ पर एक ऐसी सेंस बनती है जैसे आप मतलब कि बिल्कुल शांति का भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, डिटैचमेंट का भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेडिटेशन से होगा। तो ये भी प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं आता है। तो प्रैक्टिस यही उम्र है जो आपकी अभी उम्र है ना 18 से जो भी अभी 20 है, 30, 40, तो 30 तक 35 तक यही उम्र है कि अगर अच्छे से मेडिटेशन के ऊपर फोकस कर लो तो पूरी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। आगे जाके करोगे 50 साल बाद फिर वो टफ हो जाएगा काम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक मौका है, आगे बढ़ें। तो प्रिपेयर करना है अपने आप को कि डेथ के लिए, मतलब कि ज़िंदगी कैसी होगी डेथ के बाद। ओके, मतलब कि किसी तरीके का डर जो है ना आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए मृत्यु का। तो इस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो अगर मोक्ष होता है, अगर रीबर्थ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं सोल के पास, डेथ के पास। तो मेडिटेशन आपको हेल्प करती है कि प्रिपेयर करती है कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कैसे अपने आप को डिटैच रखना है जो मटेरियल जो प्रोसेसेस हैं उनके प्रति और जो इच्छाएं हैं उनके प्रति। और यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलती है कि अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है, ओके, सो एट अ टाइम ऑफ डेथ। सो अगर आप डरते रहोगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे, और अगर आप जो है पीस के ऊपर फोकस करते हो, सुप्रीम पावर के ऊपर फोकस करते हो, तो प्रिपेयर होकर चलते हो, उसके हिसाब से सही रास्ते पे चलते रहोगे, तो तभी जो है अगले आने वाले समय में अच्छी फैमिली को आप पाओगे और अच्छा सिनेरियो आपका बनेगा। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मोनेटाइज करेगी या फिर मॉडर्नाइज करेगी जो अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको। तो ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो एक रास्ता अपनाया है प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है फोकस कर रही है कि पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट जो है ना वो हो सके। और फिजिकल सपोर्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं PSCs को, अगर भारत सरकार पैसा देके भी इनको चला लेती है सपोज करो आने वाले कुछ सालों के लिए, तो वो इकॉनमी के ऊपर एक तरीके का भार ही होगा। टैक्स पेयर्स का पैसा यूज़ करके अगर इनको हम फिजिकल सपोर्ट दे भी देते हैं, तो ये कहना है प्रधानमंत्री जी का। और लास्ट में ये भी बात कर रहे हैं कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये विरासत है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो विरासत को हमने चलते रहने रखना है, तो वो भी सही नहीं है। तो हम इनको सिर्फ विरासत के तौर पर जो है नहीं चला सकते हैं। अगर नहीं फ़ायदा हो रहा है इकॉनमी को, तो इनका हमने प्राइवेटाइज करना ही हमारे लिए सही होगा। तो इसे रिगार्डिंग न्यू मंत्र की बात कर रहे हैं। तो नए मंत्र के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, जो इनका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है इस साल का, इस बजट में जो टारगेट रखा था, उससे भी आगे जाकर ये काम करेंगे। और जो मीडियम टर्म यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अप्रोच होगी यहाँ पर लगाई जाएगी PSCs को सिलेक्टिंग करने के लिए कि कौन से को PSC को पहले प्राइवेटाइज करना है, किसी को बाद में करना है।
और आगे ये बात करें कि 100 ऑड एसेट जो है ना वो आइडेंटिफाई यहाँ पर अभी कर लिए जा चुके हैं, जहां पर एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत, मतलब कि अभी इनका एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा, पैसा बनाया जाएगा इनको बेचकर। तो यहाँ पर भारत सरकार कह रही है कि आपके पास 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब इतने का हमारे पास जो है एसेट्स हैं पीएससीज के, तो अगर जब इनको बेचेंगे तो 2 लाख करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट जो है आ सकता है हमारे पास, भारत सरकार के पास। और भारत ये भी कह रहा है कि हम जो है ग्लोबल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं प्राइस डिस्कवरी करने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हम उसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करें कि फ्लिपकार्ट जो है रेडी है गामा शील्ड के तहत। गामा शील्ड मतलब कि एक गामा सेलर का यहाँ पर जो एक शील्ड है वो लगाकर चलेगा फ्लिपकार्ट, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी जो है एफडीआई लॉ में जो है भारत सरकार जो है अमेंडमेंट कर सकती है और उसके तहत जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है ना ऑनलाइन सेलर की सेल के ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है गामा सेलर का यहाँ पर प्रावधान लेकर आई है, ताकि जो इनके प्रेफर्ड सेलर्स है ना उनके बिजनेस में किसी तरीके की बाधा जो है वो ना आए, और जो सामान यहाँ पर प्रेफर्ड सेलर्स तक पहुँचना चाहिए वो पहुँचता रहे। तो प्रेफर्ड सेलर्स कौन होते हैं? वो किसी भी कंपनी के यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब कि जो जुड़े रहते हैं उस कंपनी के साथ, और जो भी अगर कस्टमर डिमांड करता है तो उसकी जो है डिमांड को पूरा करने के लिए उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देते हैं। और इसके लिए पूरी सप्लाई चेन चाहिए होती है। तो इसका यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे एक यहाँ पर बीटा सेलर बोला जा रहा है, उसके बाद अभी नया नाम लेकर आए हैं गामा सेलर, मतलब कि एक सेलर्स की और यहाँ पर प्रोटेक्शन लेयर लगा देगा ताकि की सप्लाई में कोई अड़चन ना आए। और फ्यूचर रेडी होने की यहाँ पर बात करें तो 2018 में सबसे पहली बार अमेंडमेंट हुई थी एफडीआई लॉज में। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेज के तहत। तो वहाँ पर एक कैप लगाया गया था कि जो वेंडर बिजनेस यहाँ पर है वो 25% जो यूज है सेल है वही हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी सेलर है यहाँ पर 25% से ज़्यादा की यहाँ पर सेल जो है ई मार्केट जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर नहीं कर सकता। और इसी के तहत यहाँ पर जो है आगे बात कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट ने 2019 में इसी को आगे कंटिन्यू रखा, इसी मतलब कैप के तहत जो है यहाँ पर प्रेफर्ड सेलर्स को सप्लाईज भेजता रहा। और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट उन्होंने सब लेयर जो थी क्लियर कर ली थी, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है बीटा सेलर की। फिर बीटा सेलर यहाँ पर जो थे इंडायरेक्ट सप्लाई बेचते थे प्रेफर्ड सेलर्स को। अभी 2021 में एक नया लेयर इन्होंने बना दी है गामा सेलर्स की। तो अपना प्रेफर्ड सेलर्स का जो बिजनेस है उसमें किसी तरीके से इंटरप्शन ना हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो शेयर चैट है वो यहाँ पर एक टेंसेंट नाम की कंपनी है, जहाँ से ये पैसा रेज करेगी $2 मिलियन का। तो देखिए यही भी एक चाइनीज़ कंपनी ही है। तो अभी अगर बात करें शेयर चैट की, तो यहाँ पर इसको ट्विटर बैक करता है, तो ये होम ग्राउंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है शेयर चैट। तो यहाँ पर ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी गिगांट है जिसका नाम है टेंसेंट। तो वहाँ से ये पार्टनरशिप करके $200 मिलियन जो है रेस करेंगे आने वाले समय में थ्रू ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के तहत। तो यहाँ पर देखिए कंपनी चाइनीज़ ही है, तो लेकिन यहाँ पर जो फंडिंग रूट होगा वो यहाँ पर यूरोप बेस्ड होगा, ताकि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट टैग है ना उसको हटाया जा सके, ये कहा जा सके कि जो फंडिंग आई है वो यूरोप से आई है। ओके, तो यहाँ पर देखो भारत सरकार ने जो एफडीआई रूल्स हैं उनको टाइट किया था पिछले साल, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बॉर्डर का, लद्दाख बॉर्डर पे। तो उसके तहत बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया था। और आगे भी इसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। जो इनकी प्रीवियस फंडिंग थी सन 2019 में, तो $100 मिलियन इनको यहाँ पर ट्विटर से सपोर्ट मिली हुई थी। इसके अलावा $40 मिलियन इन्होंने रेज किए हैं जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ट्विटर, लाइट स्पीड, प्रोमिनेंट एंजल इन्वेस्टर्स और फैमिली ऑफिसेस। तो वहाँ से इन्होंने पैसा जो है रेस किया है। और शेयर चैट जो है यहाँ पर, इसके अलावा जो ट्रस्ट ब्रिज है, पार्टनर्स है, शनवेल कैपिटल है, तो ये भी इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर चैट में। तो शेयर चैट है क्या? देखो बिल्कुल पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, उसमें एक टिकटॉक भी थी। ओके, तो यहाँ पर टिकटॉक के ये राइवल खड़े हो गए हैं, एक है शेयर चैट और दूसरा है मौज। ओके, तो इसके तहत जो है यहाँ पर इन्हीं होम ग्रोन ऐप्स को बढ़ावा मिले आने वाले समय में। तो इसके तहत यहाँ पर जो है फंडिंग अपनी जुटा रहे हैं कि पैसा मिले और अपनी जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको बढ़ाएं। तो अभी तक यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 100 मिलियन से ज़्यादा के जो डाउनलोड्स जो हैं इन दोनों ऐप्स के हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। ये जनवरी तक का डाटा है। और आगे बात करें कि जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो लॉ लेकर आई है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे गूगल है और फेसबुक है, कि अगर आप कोई भी पब्लिशर का जो न्यूज़ कंटेंट कोई डाटा उठाकर अपने प्लेटफॉर्म पर पेस्ट करते हैं तो आपको जो है अनिवार्य है कि आपको पेमेंट करनी होगी उन पब्लिशर्स को। तो इसी के रिगार्डिंग इस लॉ के तहत जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी यहाँ पर इस अप्रोच को अपनाने के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ के जो पब्लिशर्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं अपनी सरकारों के ऊपर कि आप यही अप्रोच जो है लगाकर चलिए, हमें भी
जो हमारा न्यूज़ कंटेंट है, जो हमारी मेहनत है, उसको उठाकर ये अपने प्लेटफॉर्म पर पेस्ट कर देते हैं, तो उसका हमें हमें पे करें हमें, ओके, उसका पैसा हमें दे। तो यहाँ पर एप्पल भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि फेसबुक कैसे अपना जो है टारगेट एडवर्टाइजिंग जो मॉडल है उसको चला रहा है, और यहाँ पर एक तरह का डिस्ट्रस्ट जो है फेसबुक के प्रति पैदा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर एक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल यहाँ पर एक्सपोज किया गया है, जहाँ पर ये बात यहाँ पर दोष लगाए गए एफबी के ऊपर। यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी जो है ना उसमें काफ़ी कमियां देखने को मिली हैं फेसबुक की ओर से। और दूसरी ओर यहाँ पर फेसबुक भी यहाँ पर मैनेज करके चल रहा है, जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके यहाँ पर अभी झगड़ा हुआ है सरकार के साथ। तो यहाँ पर जो फेसबुक के एक्स CEO थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर इसको एक कठोर दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं कि अपने आप को ये अंदर लेकर आना चाहता है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बाहर निकालना चाहता है, जैसे गूगल जो है। तो इसको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इसके अलावा और भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाहर चले जाएं और मैं अंदर आ जाऊँ। तो अभी भी जो है ना ट्रस्ट की भावना कम हो रही है ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में फेसबुक के प्रति, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। और आगे जो बात कर रहे हैं, जो कल बुधवार को जो 4 घंटे जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो ये यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, मतलब कि तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से 4 घंटे तक काम नहीं हुआ और इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आज आर्टिकल भी डिस्कस किया। तो अभी उसका प्रीवियस ईयर का डाटा है उसी स्टॉक एक्सचेंजेस के रिगार्डिंग, कि सन 2010 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग टर्मिनल थे, तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करी 12 से लेके 2:30 बजे तक। और दूसरा यहाँ पर डाटा है अक्टूबर 2012 का, जहाँ पर NSE की यहाँ पर उन्होंने जब यहाँ पर जो उनका इक्विटी सेगमेंट है उसको बंद करना पड़ा 10 मिनट के लिए, क्योंकि वहाँ पर MK ग्लोबल नाम की कंपनी थी, डीलर था, जिसने गलत एंट्रीज जो थी डाल दी थी, और जिसकी वजह से 900 पॉइंट तक निफ्टी जो था गिर गया था, इंडेक्स गिर गया था। उसके बाद अप्रैल 7 2014 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोक दी गई थी 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी तकनीकी खराबी आ गई थी। उसके अलावा 2014 की बात करें कि वहाँ पर भी कनेक्टिविटी इश्यूज आ गए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 15 मिनट के लिए। फिर 14 की बात कर रहे हैं, जून 3 2014, वहाँ पर भी फिर दोबारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर काम रोक दिया गया। फिर टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज आ गए। 10 जुलाई 2017 की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको सस्पेंड कर दिया गया 3 घंटों के ज़्यादा समय के लिए। तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ गई। तो फिर यहाँ पर फिर लेटेस्ट डाटा आया है 2019 का, वहाँ पर फिर यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ इश्यूज जो है फेस किए हैं। कुछ सर्वर जो यहाँ पर इनके हैदराबाद और जयपुर में थे, वहाँ पर फेलियर आ गया। और अभी लेटेस्ट जो था वो 2020 में था, जहाँ पर जो कुछ प्राइसेस थे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के, वो यहाँ पर अपडेटेड नहीं किए गए टाइम रहते, तो जिसकी वजह से जो था प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, रोकना पड़ा काम को। तो अभी प्रेजेंट कल आया है, 4 घंटों का यहाँ पर डिले हुआ। तो इस तरीके की यहाँ पर पुरानी हिस्ट्री रही है स्टॉक एक्सचेंजेस की। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करें कि 24,000 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर भारत में 1 मार्च के बाद जो यहाँ पर वैक्सीन ड्राइव का जो तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये सभी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वही होंगे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो है वो रजिस्टर्ड है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और 24,000 हॉस्पिटल यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, वैक्सीन ड्राइव को यहाँ पर फैलाएंगे भारत सरकार के साथ। तो यहाँ पर जो टारगेट पॉपुलेशन है वो है 60 से ज़्यादा की जिनकी उम्र है वो, और दूसरा जिनकी उम्र 45 ईयर्स से ज़्यादा है और किसी बीमारी से वो ग्रसित है। ओके, तो ज़्यादातर यही चीज़ देखी गई कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, अगर बंदा कोई उस बीमारी से प्रभावित है, अगर उसको कोरोना होता है तो उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उनको यहाँ पर जो है टीकाकरण की पहल दी जाएगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर कहा गया है कि 50 से 100 रुपया वो चार्ज कर सकते हैं पर वैक्सीन। लेकिन ऐसा है कि वो सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, आपको खुद जाना पड़ेगा अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जाके आपने वैक्सीन लगवानी, तो वहाँ पर कुछ चार्जेस होंगे 50 से 100 रुपये के बीच में। 10,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाएंगे फॉर फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट्स और यूटी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन जो है वैक्सीन की जो है स्टार्ट कर दी गई है। कोविन ऐप को भी जो है यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए कोविन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना यहाँ पर जो है इनको अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अभी शामिल नहीं किया गया है, मतलब कि यहाँ पर अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ नहीं मिला है। और यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करेंगे, दे में नीड क्लैरिटी ऑन आइडेंटिफाइंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पर अभी क्लैरिटी होने की बात कर रहे हैं। और आगे जो बात कर रहे हैं फेज 3 के रिगार्डिंग, कि जो NEGVAC है यहाँ पर इशू कर सकता है SOP को, मतलब कि किस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करना है आपने जब फेज 3 का ट्रायल शुरू होगा, फेज 3 का यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। तो ये NEGVAC क्या है? ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कोविड। ओके, तो ये एक्सपर्ट ग्रुप है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नाम ले रहे हैं इसका,
स्टेट्स को भी यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उनको यहाँ पर उनके जो दिन है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिस नाम से जाना जाएगा, वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर पहला नाम जो इसका था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो अभी इसको रीबिल्ड किया गया था, दोबारा नए तरीके से बनाया गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। तो अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो 1,32,000 लोगों की है, मतलब इतने लोग यहाँ पर बैठकर मैच देख सकते हैं। तो ये 10,000 की ज़्यादा कैपेसिटी है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से ज़्यादा है। पहले ही मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड था क्रिकेट के मामले में। तो अभी जो हमारा नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ये सबसे पहले नंबर पर आ गया है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इसको बनाया गया है। तो अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है और इसको यहाँ पर इनैगोरेट किया गया है जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा। और ये स्टेडियम जो है यहाँ पर जो बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जो स्टेडियम है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर स्पेस है पार्किंग की। पार्किंग स्पेस यहाँ पर 3,000 की कार जो है 3,000 कार जो है वो पार्क की जा सकती हैं, 10,000 टू व्हीलर पार्क की जा सकते हैं। मतलब कि काफ़ी और मायने में भी काफ़ी बड़ा है जो बाकी के स्टेडियम है भारत में उनके मुकाबले। तो इनोवेटिव ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर लगाया जा चुका है कि अगर पानी आती है, रेनफॉल आता है, तो उसको अच्छे से जो है मैनेज करके बाहर निकाला जा सके और जो गेम है ना वो जल्दी से शुरू हो जाए। तो आधे से 1 घंटे के बीच में गेम दोबारा शुरू की जा सकती है अगर कोई भी बारिश आती है मैच के दौरान। तो और आगे जो न्यूज़ है वो भी प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर एक सोल्जर जो है ना उसको अक्यूज़ किया गया है नगरोटा में कि वो पाकिस्तान को, जो हमारी देश की आर्मी है, उसके सीक्रेट्स जो था वो रिवील कर रहा था। तो अभी अक्यूज़ किया गया। तो नॉर्दर्न कमांड की ओर से यहाँ पर ये बात कही गई है। तो कि एक जो हमारा सोल्जर है वो ऐसा काम करता पाया गया है। तो यहाँ पर इंक्वायरी जो है अभी बैठा दी गई है उस नगरोटा बेस यहाँ पर 16 क्रॉस का जो यहाँ पर बटालियन है उसके प्रति। तो काफ़ी सीरियस यहाँ पर मामला निकल कर आ रहा है। दूसरी ओर जो है चाइना जो है भारत को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो ईस्टर्न फ्रंट है वहाँ पर, और वेस्टर्न फ्रंट पर यहाँ पर जो है हमारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लीक किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के पास टोटल कितनी कमांड्स हैं? जैसे मैंने यहाँ पर बात की है, एक नॉर्दर्न कमांड की बात की है, तो इसकी तरीके से और भी बहुत सारी कमांड्स हैं। तो क्या नाम है उनके और कितनी है टोटल नंबर में, उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने टीम्स का गठन किया है और उनको राज्य की हेल्प करने के लिए यहाँ पर जो है भेज दिया है। तो यहाँ पर क्या रीज़न है? क्योंकि अभी जो कोविड के जो नए केसेस निकल कर आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला है, खासतौर पे जो महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टीम्स क्या करेंगी, यहाँ पर जो स्टेट्स की, राज्य को जो टीम्स हैं उनके साथ काम करेंगी और रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर क्यों रिसेंट सर्ज आ गया, इतना उछाल क्यों आ गया केसेस में, और कोऑर्डिनेट करेंगे और इन मेजर्स के ऊपर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कैसे जो है इस ब्रेक चेन को, यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है इसका यहाँ पर इसको तोड़ा जाए, इसका चेन जो है इसको तोड़ा जाए। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी एक लैब है जो कि वैक्सीन बनाती है भारत में। ओके, तो यहाँ पर इसने अप्रूवल मांगी थी भारत सरकार से, जो हमारा ड्रग रेगुलेटर है वहाँ से, कि स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है उसकी यहाँ पर मुझे अप्रूवल दे दो, मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है भारत की, जो ड्रग रेगुलेटर के अंतर्गत जो काम कर रही है, उसने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। उसने बोला है कि आप जो है ना पहले सही डाटा लेकर आइए, फिर आपको अप्रूवल मिलेगी। तो ये स्पुतनिक जो 5 ये वैक्सीन है ये रशिया बना रहा है। ओके, तो रशिया के द्वारा ये वैक्सीन डेवलप की गई है। तो आपको नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कमेटी ने कहा है कि आप जो इम्यूनोजेनिसिटी है ना, जो वो डाटे की आप लेकर आइए कि आप मतलब किस तरीके से ये प्रभावी होगा ये वाला वैक्सीन आने वाले समय में। तो फरवरी 19 को यहाँ पर जो है इमरजेंसी अप्रूवल मांगी थी इस डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने। तो यहाँ पर अभी तक जो है काफ़ी फेज़ 2 और फेज़ 3 में जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ये कर चुका है, ये कंपनी कर चुकी है। तो 1500 से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और तीसरे फेज़ का जो ट्रायल है उसके बारे में कह रहे हैं कि अभी अंडरवे है, अभी काम चल रहा है। और आगे जो न्यूज़ है वो है ईटी मार्केट्स वाले पेज में। तो यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के मायने में जो है आरबीआई जो है उसके मेजर कंसर्न है। तो क्रिप्टो करेंसी को हम बैन करेंगे, लेकिन अगर दूसरी ओर अगर जो इसकी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उसके अपने फ़ायदे हैं। उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा अलग मानकर चल रही है क्रिप्टो एसेट से। तो उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट जो है ना उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। आने वाले समय में उसका फ़ायदा जो है हम उठा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है ना अपना ही जो है एक डिजिटल कॉइन जो है इशू करने जा रही है। इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको हम भारत कॉइन का नाम दे सकते हैं। तो उस भारत कॉइन को भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत ही चलाया जाएगा, जिस टेक्नोलॉजी के तहत बाकी की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो काम करती हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है, जिसका यहाँ पर जो $1 की जो 1 बिटकॉइन है वो
यहाँ पर $57,500 के बराबर यहाँ पर चला गया था किसी समय, तो अभी फिर दोबारा से यहाँ पर कमज़ोर हो गया है, तो $49,000 के बराबर आ गया है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे थे आरबीआई गवर्नर। और आगे जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर ने क्यों एंट्री ली है। ये कंपनी है टाटा की, जिसने अभी हाल ही में निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है इसको एंटर किया गया है। तो 31 मार्च के बाद जो है जो निफ्टी का जो इंडेक्स है, इसमें निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें ये कंपनी शामिल होगी, और जो गेल इंडिया है ना वो बाहर चलेगी, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस निफ्टी इंडेक्स में से। तो अभी ये कंपनी है, काम क्या है इसका जो काम है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करती है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये 5th जो है टाटा ग्रुप की कंपनी है जो यहाँ पर इस इंडेक्स का जो है हिस्सा बन चुकी है। और टाटा ग्रुप जो है यहाँ पर कंज्यूमर बिजनेस में भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। तो इसको पहले जो नाम से जाना जाता था वो था टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। ओके, तो यहाँ पर अभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो टाटा केमिकल्स है वो भी बन चुका है फूड एंड बेवरेजेस मेजर। ओके, तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में इनको इसी नाम से जाना जाता है। कैफ़े बिजनेस में भी यहाँ पर जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और कंपनी यहाँ पर चाह रही है कि किचन है ना उसमें अच्छे से घुसे, टेबल पे भी यही रहे, किचन में भी यही रहे, और आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी यही घूमती रहे। मतलब इस तरीके से यहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है। तो इसका ये मायने इसके निकल कर आते हैं, और इसीलिए शायद इसको निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है शामिल कर लिया गया है। तो जो इसके पास अभी गेन्स आई है, मतलब जो इन्होंने मुनाफा कमाया है, तो यहाँ पर दिसंबर एंड तक का आप डाटा देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर इसका जो है पर जो यील्ड निकल कर आ रहा है वो देख सकते हो, नेट सेल्स देख सकते हो। तो ये डाटा आपके सामने है। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ओके, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक वर्किंग ग्रुप जो है उसको सेटअप करने जा रही है फॉर रीड्रॉ फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ। मतलब कि हमारा फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ता जा रहा है भारत का, और इसके लिए यहाँ पर एक अलग से जो है ना इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है यह बनाया जाएगा, जो इसके ऊपर ही फोकस करेगा। तो आने वाले मानसून सेशन में, पार्लियामेंट के मानसून सेशन में इसको इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर संभावना है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है भारत का, जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.5% ऑफ द जीडीपी अभी हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर इसको नीचे लेकर आना है फिजिकल ईयर 2026 तक, 4.5% तक का टारगेट है भारत सरकार का। तो अभी 9.5% के हिसाब से यहाँ पर फिजिकल जो है डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो आगे आने वाले समय में यहाँ पर इसके अलावा और बात कर रहे हैं जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत ये मैंडेटरी है कि फिजिकल डेफिसिट को आप जीडीपी के 3% तक लेकर आओ मार्च 2021 तक। हालांकि ये अचीव करना अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर अलग से एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो स्पेशल इसी के ऊपर फोकस करेगा कि कैसे फिजिकल डेफिसिट को हम घटाएं। तो इसी के रिगार्डिंग ये यहाँ पर ग्राफ है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्रुप एग्जामिन करेगा रेंज और फिक्स टारगेट को, और यहाँ पर इनपुट लिए जाएंगे कमेटीज़ के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इसको आगे बढ़ाने के लिए नया फ्रेमवर्क जो होगा मानसून सेशन में लाया जाएगा। और अभी जो टारगेट है बजट का फिजिकल ईयर 2022 तक 6.5% जो है हम जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट लेकर आना चाहते हैं। अभी जो चल रहा है वो 9.5% ऑफ द जीडीपी है, काफ़ी ज़्यादा चला गया फिजिकल डेफिसिट। और 2026 तक का टारगेट है 4.5% ऑफ द जीडीपी लेकर आना है। और जो हमारा जो एक्ट कहता है वो कहता है कि 3% ऑफ द जीडीपी लेकर आना चाहिए था 2021 तक। तो देखो कहाँ पहुँच गया, 9.5% तक। और आगे जो न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो भारत के बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर का क्लब काफ़ी बढ़ने वाला है। तो 43% के हिसाब से वो ग्रो करेंगे 2025 तक। तो यहाँ पर ये डाटा कौन लेकर आया है, ये रिपोर्ट लेकर आया है नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। इसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि भारत के जो यहाँ पर बिलियनियर्स हैं ना, वो एशिया के जो यहाँ पर बाकी जो हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे आने वाले समय में। ग्लोबल इकोनॉमी की अगर कंपैरिजन हम बात करें तो भारत के जो यहाँ पर अरबपति हैं उनके आगे आने वाले समय में जो नंबर बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक जो ग्रोथ लगाई जा रही है, तो पोस्ट कोविड सिनेरियो के बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर बिलियनियर्स की गिनती है वो है 113 बिलियनियर्स है, और 6,884 जो है अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, मतलब जिनके पास काफ़ी पैसा है। और इसके अलावा जो अभी एक्सपेक्टेशन है वो है 43% के हिसाब से बढ़ेंगे 2025 तक। टोटल 162 नंबर हो सकता है आने वाले समय में इंडियन बिलियनर्स का। और पॉपुलेशन जो इनकी है, जो यहाँ पर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, तो उनकी भी यहाँ पर जो है गिनती जो है वो 63% के हिसाब से बढ़ने वाली है आने वाले 5 सालों में। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो बाकी अगर ग्लोबल एवरेज निकाले तो वो 24% बनता है, जो एशिया का जो एवरेज बनता है वो 38% बनता है इसी पीरियड के दौरान। तो भारत की यहाँ पर जो बिलियनियर्स है वो काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ते हुए यहाँ पर उनका नंबर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आगे यहाँ पर बात करें जो ओसामू सुजुकी हैं, तो ओसामू सुजुकी जो है पूरे जो सुजुकी एम्पायर है उसके चेयरमैन हैं। इनकी उम्र अभी 91 ईयर्स की हो चुकी है। तो अभी ये रिटायरमेंट लेंगे सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से। और इनका बेटा जो है तोशीहीरो सुजुकी, वो जो है अभी चार्ज संभालेगा पूरी सुजुकी एम्पायर का।
और आगे जो न्यूज़ है वो है डिस्रप्शंस वाले पेज में से। तो यहाँ पर भारत सरकार की जो कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दी है 22,350 करोड़ रुपए जो है पीएलआई स्कीम के तहत जो है वो दिए जाएंगे फार्मा सेक्टर्स को और आईटी हार्डवेयर कंपनीज को। यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो इनमें से 15,000 करोड़ मिलेगा वो मिलेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ये चलता रहेगा 2028-29 तक। और यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर मिलेगा 7350 करोड़ वो मिलेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट, सर्वर्स, ओके, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पर इतनी राशि इन कैटेगरीज में बांटी जाएगी आने वाले समय में 2028-29 तक, जो कि भारत को एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो किया जाए और अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जो है हम प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है ना वो निकाल कर लेकर आए और चाइना को कम्पीट कर पाए इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका को कम्पीट कर पाए इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है भारत सरकार पैसा दे रही है हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको कि आप आगे बढ़ो और आने वाले समय में खुद लीड करो, खुद प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ा लो कि लोग आपके पास आए सामान खरीदने और पूरी दुनिया का रुझान जो है भारत की तरफ होए। तो यहाँ पर जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी वो कह रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है उसको यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा $1 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू जो है ना आने वाले समय में यहाँ पर भारत जो है डिजिटल इंडिया से कमा सकता है। तो ये फायदा जो है भारत सरकार को हो सकता है, देश को हो सकता है। तो ये छोटा सा ब्लूप्रिंट है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो प्रोडक्शन कितने की बढ़ सकती है, 2 लाख करोड़ की बन सकती है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट निकलेगा वो भी 2.4 लाख करोड़ का हो सकता है अगर हम पैसा देते हैं पीएलआई स्कीम के तहत इन सेक्टर्स को। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश इनकी यही है कि 1.8 लाख के आसपास को जो है जॉब क्रिएट की जाए आने वाले 4 सालों में। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का आप डाटा देख सकते हो कि कितने लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग 2014-15 में थी और 2019-20 में कितनी हो गई। और आने वाले समय में 35,000 करोड़ का यहाँ पर जो वर्थ निकल कर आ सकता है जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं आने वाले समय में इन अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो आगे में न्यूज़ सेम पेज में से तो यहाँ पर बात करेंगे फ्लिपकार्ट जो है 25,000 से ज़्यादा जो है ईवी व्हीकल्स डिप्लॉय करेगा भारत में 2030 तक। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है ये चाह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है यूज़ करे जब भी ये डिलीवरी करने चाहे किसी भी सामान की किसी भी कस्टमर को। तो 450 से ज़्यादा ईवी ये ऑलरेडी जो है डिप्लॉय कर चुका है अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके अलग अलग शहरों में। तो ये डाटा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको 1000 तक जो है ये इस ईयर के एंड तक जो है एक्सीड करेंगे, बढ़ाएंगे ईवीज को। तो ये गिने चुने शहर है जहाँ पर फिलहाल ये शुरुआत इन्होंने की है, जिसमें न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और पुणे आता है। और जिन कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप है वो हीरो इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, पियाजियो। ओके, तो इसके अलावा 3 व्हीलर 2 व्हीलर में भी यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि कि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके और ईवी को यूज़ किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी शीशे के सामने जाइए, इन 3 वर्ड्स को देखिए, एडमॉनिश, अडल्टरेट और एस्थेटिक। तो इनको समझिए अच्छे से, इनकी रिपीटेशन किए बार बार। तो आगे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है बैक टू बैक लोन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म होता है इंटरनेशनल बैंकिंग में एक एग्रीमेंट होता है किन्हीं 2 फर्म्स के बीच में और किन्हीं 2 सरकारों के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में, जहां पर जो है बोरो करती हैं एक दूसरे का करेंसी, या कह सकते हैं एक दूसरे से लोन लेती हैं और किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में जो है उसको वापस कर देती हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है प्राइस में उसका यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इसमें। जितना लोन लिया था और जो तय सीमा थी उस समय पर उसको वापस कर दिया जाता है। उस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्रणाली चलती है। तो इस टूल को यहाँ पर कोशिश की जाती है कि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट का जो एक्सपोजर है ना उसका यहाँ पर इंपैक्ट ना पड़े इसके ऊपर। तो इसको पैरेलल लोन का कंसेप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 कंट्रीज या कोई भी फर्म जो है आपस में जब इस तरीके से लोन को लेती हैं और किसी फ्यूचर डेट में जो है उसको वापस कर देती हैं एक दूसरे को। तो चलिए फटाफट से इस मैप को आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा राज्य है। तो जो कल का क्वेश्चन था वो था आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, इस साइड जो है बे ऑफ बंगाल है, इस साइड ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये सभी राज्य हैं जो इसको बाउंड्री टच करते हैं। तो कब बनाया गया था आंध्र प्रदेश को, ये बना था 1 नवंबर 1956 को। पहला भारत का राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। इसके अलावा इसकी 3 कैपिटल्स है, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल। ओके, तो अभी के लिए हैदराबाद है। ओके, और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं 3 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और यहाँ पर जो 13 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स है। जो सबसे बड़ा यहाँ पर शहर है वो है विशाखापट्टनम। जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। बाई कैमरल असेंबली है। ओके, असेंबली सीट्स यहाँ पर 175 है, काउंसिल की 58 है, राज्यसभा की 11 सीट्स है, लोकसभा की 25 सीट्स है। और इसके अलावा जो इनका डांस निकल कर आता है वो काफ़ी पॉपुलर डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। मैमल जो है ब्लैक बक है, बर्ड जो है पैरोट है, जो स्टेट फिश है वो है मड फिश, स्टेट फ्लावर जो है जैस्मिन है, स्टेट फ्रूट जो है मैंगो है, स्टेट ट्री नीम है, और जो स्टेट स्पोर्ट है वो है कबड्डी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।